नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनएएस परीक्षा 2021 के लिए गणित कक्षा 5 में क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे। तो जिसका पहला सवाल है कि 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है, तो 8 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। 1 लीटर का 35 रुपये, तो 8 लीटर का 35 गुणा 8, तो 35 गुणा 8, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 किया 24 और 4 28, यानी कि 280 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 280 रुपये। दूसरा सवाल ये कहता है कि 5 गाय एक दिन में 38.5 लीटर दूध देती है, तो 5 गाय 4 दिन में कुल कितना दूध देगी। 5 गाय एक दिन में देती है 38.5, तो 5 गाय 4 दिन में देगी 38.5 गुणा 4, तो 38.5 गुणा 4 गुणा कर लेते हैं। 4 का 5 से 20 का 0 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि 154 लीटर। तो 5 गाय 4 दिन में कुल दूध देगी 154 लीटर। तीसरा सवाल है कि 250 मिलीलीटर दूध के कितने कप से 2 लीटर का पूरा बर्तन भरा जा सकता है। तो 2 लीटर जो है 2 लीटर में होते हैं 2000 ml, 2000 ml बराबर 2 लीटर। अब एक कप है वो है 250 ml का, तो 250 का भाग देंगे 2000 में, तो चला जाएगा 8 बार, यानी कि 250 ml के 8 कप हो तो 2 लीटर का पूरा बर्तन भरा जा सकता है। चौथा सवाल ये कहता है कि 5 लीटर दूध से 200 ml की कितनी गिलास भरी जाएगी। तो 5 लीटर, सेम सवाल है, 5 लीटर में मिलीलीटर हो जाएंगे 5000, तो 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर। तो गिलास है 200 ml की, 200 का भाग देंगे 5000 में, तो 200 दूनी 400, बचे 100, 0 उतारा, 200 का गुणा 5 बार हो गया 1000। तो 5 लीटर दूध में 200 ml की 25 गिलास भरी जाएगी, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल ये कहता है कि 500 ग्राम के कितने बाट मिलकर 3 किलो वजन के बराबर हो जाएंगे। 3 किलो वजन जो होता है, यानी कि 3 kg बराबर 3000 ग्राम। अब जो 500 ग्राम का बाट है, यानी कि 500 का हम भाग देंगे 3000, तो चला जाएगा 6 बार, यानी कि 500 ग्राम के अगर 6 बाट हो तो उनका मान हो जाएगा 3 किलो, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे ये एक वृत्ताकार आकृति, ये इसका केंद्र बिंदु, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या। अब परिधि से केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि पर दोनों ओर टकराए वह कहलाती है व्यास। और किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे जीवा जो होती है परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये भी एक जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी व्यास। तो इसका जवाब हो जाएगा एक पहला ऑप्शन। वृत्त की त्रिज्या का मान होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा कहलाएगी व्यास। वृत्त की अर्ध परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो अर्ध परिधि का सूत्र हो जाएगा यानी कि आधा भाग, यानी कि πr।
तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो वह आकृति नहीं है। यानी कि आयत में भी चार भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। वर्ग में भी यही है, समांतर चतुर्भुज में भी यही है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समलंब चतुर्भुज जिसे कह सकते हैं इस तरह से भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, यह है समलंब चतुर्भुज। अगला सवाल यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वह कहलाता है समद्विबाहु, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वह कहलाता है विषमबाहु। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका परिमाप सबसे कम है। परिमाप होता है किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 5 और 5, तो 5 और 5 10 और 5 ये हो गया 15, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 4 और 4 8 और 3 11। तो सबसे कम परिमाप है इसका। अगला सवाल है कि आयत का परिमाप है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। आयत बना लेते हैं। अब इसकी चौड़ाई दे रखी है सवाल में 4 सेंटीमीटर है, तो जैसे मान लो यह चौड़ाई 4, तो ये भी हो जाएगी 4। अब इसमें परिमाप दे रखा है 20, तो इसमें से चौड़ाई घटा दें तो 4 और 4 हो गए 8, तो 20 में से 8 गए 12, 20 में से 8 गए 12, तो 6 लंबाई हो जाएगी। और वापस परिमाप चेक कर सकते हैं, 6 6 12, 12 4 16 और 4 20। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई जिस उसकी चौड़ाई से दुगुनी है और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। जैसे ये आयत है, इसकी अगर चौड़ाई x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई इसकी दुगुनी 2x। अब इसने दे रखा है कि चौड़ाई जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 5, तो लंबाई हो जाएगी 10। तो परिमाप आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगी 10 की, और इसके सामने वाली ये हो जाएगी 5 की। परिमाप हम ज्ञात करें सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो 10 और 5 15 और 10 25 और 5 30, तो परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। बनाते हैं वर्ग की आकृति। जैसे ये वर्गाकार आकृति है, इसका परिमाप दे रखा है टोटल 64, तो इसकी 4 भुजाएं हैं, तो 64 में 4 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 16, यानी कि प्रत्येक भुजा होगी 16 सेंटीमीटर की। तो क्योंकि इनका परिमाप हो रहा है 64, तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला सवाल ये कहता है कि आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी 6 और चौड़ाई है 4, तो लंबाई 6 चौड़ाई 4, तो इसका परिमाप निकाल लें। सामने वाली हो जाएगी 6 की और इसके सामने वाली ये हो जाएगी 4 की, तो परिमाप हो जाएगा
6 6 12 और 4 और 4 8, तो परिमाप हो गया 20 सेंटीमीटर। अब एक वर्ग है जिसका परिमाप तो है 20 सेंटीमीटर, तो बनाते हैं वर्ग। जैसे मान लो ये वर्ग है, तो इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी 5 5 सेंटीमीटर की, तो प्रत्येक भुजा वर्ग की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? आयत के परिमाप का सूत्र, तो जैसे ये आयत है, इसकी ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। तो परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग, तो L प्लस बी प्लस बी, यानी कि L और L जुड़ के हो जाएंगे 2L प्लस 2B। तो इनमें कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 2, तो 2 को अगर हम बाहर लिखेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा L प्लस बी। L हमने माना है लंबाई को और B माना है चौड़ाई को, तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जवाब हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है 8 का परम मित्र अंक। 8 का परम मित्र अंक, क्योंकि 8 में क्या जोड़ा जाए ताकि हमें 10 प्राप्त हो, तो 8 का परम मित्र अंक हो जाएगा 2। 8 का परम मित्र अंक 2। अगला सवाल है किस संख्या का परम मित्र अंक उसी संख्या के समान होता है? अब जैसे 5 में 5 जोड़ा जाए तो हमें 10 प्राप्त होता है, तो 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो अगला सवाल ये है कि 7 का एकाधिक करने पर, 7 में एक अधिक करने पर वो संख्या आ जाएगी 8। फिर अगला सवाल है किसका एक न्यून 7 होगा? किसमें एक घटाने पे 6 आएगा, सॉरी, किसका एक न्यून 6 होगा? तो 7 का जो है एक न्यून होगा वो होगा 6। अगला सवाल, संख्या 27 में इकाई के अंक 7 का एक न्यूनयन पूर्वैण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो 27 जो है उसमें 7 का एक न्यूनयन पूर्वैण, यानी कि इसमें एक कम करना है पहले वाली संख्या में, तो ये हो जाएगा 17। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो अगला सवाल है जो है इस तरह से कि 5 का एकाधिक वैदिक गणित में किस तरह लिखा जाता है? तो 5 का एक अधिक इस तरह लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल यह है कि एक दीवार जो है वो 5.5 मीटर ऊंची है, 8 मीटर तक बढ़ाने के लिए इसे कितनी और बनानी पड़ेगी? तो हम घटा लेते हैं 8 में से 5.5, तो 0 में 5 घटता नहीं है, एक इसे उधार लिया, 10 हो जाएगा 7, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गया 2। तो जो है दीवार 5.5 मीटर ऊंची है, उसे 8 मीटर तक बढ़ाने के लिए कितनी और बनानी पड़ेगी? तो 2.5 मीटर। अगला सवाल है कि राम की ऊंचाई जो है श्याम की ऊंचाई से दुगनी है। राम की ऊंचाई 180 है, तो श्याम की ऊंचाई कितनी होगी? राम जो है श्याम से दुगुना लंबा है, तो राम की है 180, तो श्याम की हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो 25वें का जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। यदि एक गेंद का वजन 40 ग्राम है, तो 5 समान गेंदों का वजन कितना होगा? एक का 40, तो 5 का 40 गुणा 5 वो हो जाएगा 200 ग्राम। अगला सवाल है कि एक दिन बराबर है, एक दिन जो है वो एक दिन में, जैसे मान लो कि घंटे होते हैं 24 और एक घंटे में मिनट होते हैं 60, तो
इसका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 28वां सवाल है कि एक बस 3 घंटे 15 मिनट में ए से बी पर पहुंचती है, बी से सी पर पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगते हैं। तो बस ए से सी के बीच में कुल कितना समय लगेगा? तो ए से बी में 3 घंटे 15 मिनट और बी से सी में 2 घंटे 50 मिनट, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहला जो टाइम है वह है 3 घंटे 15 मिनट, तो घंटा और यहाँ मिनट, तो 3 घंटे 15 मिनट, फिर टाइम लगता है 2 घंटे 50 मिनट, तो 2 घंटे 50 मिनट। अब इन्हें जोड़ लें तो 5 और 1 हो गए 6, यानी कि ये 65 मिनट में 60 मिनट इधर ट्रांसफर होते हैं, 1 घंटा इधर चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा 5 मिनट और घंटा हो जाएगा 6, तो 6 घंटा 5 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है कि एक बस सुबह 6:15 पर उदयपुर से चलकर 8:10 पर खेरवाड़ा पहुंचती है। तो बस की उदयपुर से खेरवाड़ा पहुंचने में लगा समय 6:15 से 8:15 हो तो हो जाते हैं 2 घंटे। अब 8:15 नहीं है 10 है, तो 2 घंटे में 5 मिनट कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा 1 घंटा 55 मिनट। अगला सवाल है कि 23 गुणा 6 को किस तरह हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है 20 + 3 23 होता है गुणा 6, पहला सही है। दूसरे में 20 + 3, फिर 6 को लिखा है 10 - 4 और गुणा हो रहा है, ये भी सही है। तीसरा है 23 गुणा 10 - 4, तो 10 में से 4 गए 6 होता है, तो ये भी सही है। तो इन सभी का मान जो है 23 गुणा 6 के बराबर होता है, तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। अगला सवाल है कि निम्न में से सममित आकृतियों में सर्वाधिक सममित रेखाएं किस में होगी? तो उसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला सवाल है कि सबसे कम सममित रेखाएं किस आकृति में खींची जा सकती है? तो सबसे कम इनमें से होगा, इसमें वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या होती है 4। अगला सवाल, निम्न आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या है, तो वर्ग में है 4 और त्रिभुज में है 3 और चतुर्भुज में है 4। तो इस तरह से जो है इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला सवाल है कि a बराबर 3b, यानी कि कहने का मतलब 3a बराबर 3b, यानी कि और a और b एक दूसरे के बराबर है। b + b बराबर c हो, यानी कि 2b बराबर c हो, तो c - a का मान क्या होगा? c - a का मान यानी कि 2b - a, तो बच जाएगा 1b। तो इसका जवाब हो जाएगा 35वें का पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, जो है एक बाड़े में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। उसमें से जो है पूछने पे बताया गया है कि 11 जानवर है टोटल और 34 पेड़ है। 11 जानवर और 34 पेड़, तो इसमें जो है वो गायों की संख्या यानी कि 6 गाय हो जाएगी, तो 6 गायों के पैर हो गए 24 और मुर्गियां हो जाएगी 5, तो 5 मुर्गियों के पैर हो गए 10, तो कुल पैर तो हो गए 34 और कुल सिर हो गए 11। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है कि 4 गायें एवं 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? तो 4 गायों के पैर हो जाएंगे 4 चौके 16 और 3 मुर्गियों के पैर हो जाएंगे 6, तो 16 और 6 हो गए 22। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, 3 स्टार है, इनका
मूल्य है 300, तो 1 स्टार हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर स्टार का तो 100 है ही, इन दोनों के साथ इसका 200 हो रहा है, तो ये इसका जो है मूल्य हो जाएगा 50। फिर पूछा है कि स्टार और दिल, इन दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 50 और 100 कितना हो जाएगा 150। तो पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो है स्टार प्लस स्टार, यानी कि कहने का मतलब 2 + 2 और 2 × 2 4 ही होते हैं, तो 2 - 2 का मान कितना होगा, 2 में से 2 गया, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर 40वां सवाल ये कहता है कि a + a + a, यानी कि a का मान आ जाएगा 3a = 600, तो a = 200। फिर b + b - a, यानी कि b का मान हो जाएगा 100 + 100, b की जगह b + b 100 + 100 - 200, तो हो जाएगा 0। तो b का मान है 100 और a का मान है 200, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 41वां। 41वां सवाल ये कहता है कि a + a + a = b, यानी कि 3a = b, तो b + b, यानी कि 2b - a = c, और c का मान अगर 500, c का मान अगर 500 हो तो a और b में क्या संबंध होगा, तो a और b में हो जाएगा 3a = b, 3a = b, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका आंसर। अगला सवाल है कि a + a + a, यानी कि यहाँ जो है a का मान होगा 200, b + b + 2b, यानी कि 100 और 100 200, 200 और 100 × 2 200, तो 200 हो गए 2 400, तो a = 200 आया है, b बराबर जो है 100, दोनों का गुणा, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 200 × 100, 200 × 100। अगला सवाल देखते हैं जो है कि 43 से 49 तक सवालों को इसमें से देख के ग्राफ पेपर में देख के करना है। ग्राफ पेपर में दिखाया हुआ है कि 2005 में पेट्रोल और केरोसिन के उपयोग में अंतर कितना है, 2005 जैसे लिखा हुआ है सफेद स्तंभ में। अब पेट्रोल 2005 में 50 लीटर, और दूसरा है केरोसिन, केरोसिन 2005 में 20 लीटर, तो अंतर दोनों का आ जाएगा 50 - 20 बराबर आ जाएगा 30 लीटर, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर इसी ग्राफ को देख के अगले सवाल करने हैं, तो जैसे अगला सवाल ये है कि 2005 में केरोसिन, पेट्रोल और बायोडीजल तीनों का कुल उपयोग कितना है, पेट्रोल, केरोसिन और बायोडीजल। तो केरोसिन है 20 लीटर, पेट्रोल है 50 और बायोडीजल है 20, तो 20 और 50 70 और 20 90, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 90 लीटर। किस ईंधन का उपयोग 2005 एवं 2010 में मिलाकर सर्वाधिक हुआ है, तो दोनों को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि केरोसिन जो है वो 2005 और 10 में कुल मिला के यूज हुआ है 50 लीटर, 20 और 30। पेट्रोल जो है वो 50
और 70 120 लीटर यूज हुआ है। बायोडीजल 20 और 50 70 लीटर यूज हुआ है, और डीजल 30 और 50 यानी कि 80 लीटर यूज हुआ है। तो सर्वाधिक यूज होने वाला पेट्रोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45वें का पहला ऑप्शन। फिर 46वां प्रश्न, किस ईंधन का उपयोग 2005 एवं 2010 में मिलाकर सबसे कम है? हमने अभी देखा है सबसे कम जो है वह है केरोसिन। दो गुणा केरोसिन वर्ष 2005 प्लस पेट्रोल वर्ष 2005। तो 2 गुणा केरोसिन 2005 में केरोसिन यूज हुआ है 20 लीटर, और तो केरोसिन 20 प्लस पेट्रोल 2005 में, पेट्रोल जो है 2005 में यूज हुआ है 50 लीटर। तो इसे हम हल करेंगे तो 2 गुणा 20 हो गया 40 प्लस 50, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। अब अगला सवाल है कि किस ईंधन का 2010 एवं 2005 में अंतर सर्वाधिक है? तो इसे देखेंगे। अंतर जो है इन दोनों के बीच में तो है 10 का, इन दोनों के बीच में अंतर है 20 का, और बायोडीजल में अंतर है 50 और 20, यानी कि अंतर है 30 लीटर का, और डीजल में अंतर है 20 लीटर का। तो इसे हम देख सकते हैं कि सबसे कम अंतर है केरोसिन में, सबसे कम अंतर है केरोसिन में, और सर्वाधिक अंतर जो है वो है बायोडीजल में, सर्वाधिक अंतर है बायोडीजल में। फिर 2 गुणा पेट्रोल वर्ष 2010, तो 2 गुणा 70 माइनस बायोडीजल 2010 में, बायोडीजल 2010 में यूज हुआ है 50 लीटर, तो माइनस 50। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। संख्या में 5 का स्थानीय मान 50,000 है। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 50,000 है? तो देखते हैं, यहाँ पर वो है 5 सैकड़ा के स्थान पर है, इसमें भी 5 सैकड़ा के स्थान पर है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि 5 जो आ रहा है वो 10,000 के स्थान पर। तो 10,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? तो 7,385, 19,876, 70,596 और 78,356। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 78,356। आरोही क्रम में सही लिखे हुए, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 2,345, 2,453, 2,534 और 2,543। फिर एक बगीचे में कुल 700 पौधे हैं, उसमें 320 गुलाब के, 265 गेंदे के और 45 पौधे चमेली के हैं, शेष पौधे मोगरे के। तो मोगरे के पौधे कितने हैं? तो इनको जोड़ लेते हैं। 320, 265 और 43। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 4 13 हासिल 1, 4 और 2 6। तो 700 में 630 घटाने पर शेष मोगरे के पौधे बच जाएंगे 70। तो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है कि वैदिक विधि में सूत्र निखिलम के आधार पर 4,543 का आधार कितना होगा? तो सूत्र निखिलम विधि से 4,543 का आधार जो है वो हो जाएगा 10।
निम्न में से अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, तो वो है दूसरा ऑप्शन। बाकी ये तीनों जो है 7/9, 6/11 और 3/5, ये तीनों उचित भिन्न है। निम्न में से उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, तो अंश हर से छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। किस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं? तो हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 11/5 को। 6 सही 3/5 को अनुचित भिन्न में बदलने पर भिन्न क्या होगी? तो 6 पंजे 30 और 3 33/5। 5/4 की तुल्य भिन्न, यानी कि इसमें सरलतम रूप इनमें से किसका 5/4 हो रहा है? तो इसका। तो 20/16 में 4 का भाग जा रहा है, जैसे 20 में 4 का भाग दिया और 16 में 4 का भाग दिया, तो 20 में 4 का भाग 5 बार और 16 में 4 का भाग 4 बार, तो 5/4 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 20/16। 7/8 का व्युत्क्रम है, तो 7/8 का व्युत्क्रम यानी कि 1 भाग 7/8, यानी कि हो जाएगा 1 गुणा 8/7। तो इसका जवाब हो जाएगा 7/8 का व्युत्क्रम जो है वो हो जाएगा 8/7। 5/2 का चित्रात्मक रूप हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। ऋजु कोण या जिसे कहते हैं सरल कोण होता है 180 डिग्री का। अधिक कोण, तो दिए गए ऑप्शन में अधिक कोण है ये सही ऑप्शन। कमरे की दीवार और फर्श के बीच में कोण होता है समकोण। 36 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 36 में इनमें से किसका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 12 का जाता है, 18 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, तो 5 जो है वो 36 का गुणनखंड नहीं है। 7 का गुणज कौन सा है? तो 7 का गुणज है, 7 का गुणज हो जाएगा 21। 48 किसका गुणज है? तो 48 इनमें से जो है वो है 12 का गुणज, 12 चौके 48, तो 12 का गुणज। 20 के सार्वगुणनखंड है, तो 20 के सार्वगुणनखंड हो जाएंगे पहला ऑप्शन 1 2 4 5 10 और 20। आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। एच को 180 डिग्री घूर्णन करने पर आकृति दिखेगी, यही रहेगी आकृति। 35 मिनट में कितने मिनट जोड़ने पर 1 घंटा बनेगा? 25 मिनट, क्योंकि 35 और 25 हो जाएंगे 60। 2 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 50 मिनट मिलकर कुल समय कितना होगा? 6 घंटे 5 मिनट। 6 घंटे दिन का कौन सा भाग हो जाएगा? तो 1/4। 1 घंटे में 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। 100 रुपए के नोट के खुले का सही मान नहीं है, तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि 50 और 5 65 और 10 75 ही होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में 50 का एक नोट 50 और 5 रुपए के 4 नोट 20, 50 और 20 70 और 10 के 3 यानी कि 30, तो ये हो गया 100। 10 के 5 रुपए के 10 नोट 50 और 10 रुपए के 5 नोट ये भी 50, तो 100 हो गया। फिर 50 का एक और 5 के 2 तो 50 और 2 60, फिर 20 के 2 तो ये जाएगा 40, तो 60 और 40 हो गए 100। अगला सवाल है कि घड़ी में सबसे तेज गति से घूमने वाली सुई है सेकंड की। 3/4 किलोग्राम बराबर ग्राम कितने होंगे? तो किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, तो 3 गुणा 1000/4,
तो 4 का भाग दे दिया 1000 में, तो चला जाएगा 250। तो 250 गुणा 3 हो जाएगा 750। घंटे की सुई 12 घंटे में कितने समकोण बनाती है? घंटे की सुई 12 घंटे में कितने समकोण बनाती है? तो 4 समकोण बनाती है। मिनट की सुई को एक समकोण बनाने के लिए कितना समय लगता है? मिनट की सुई को एक समकोण बनाने के लिए समय जो लगता है वह हो जाएगा जो है 15 मिनट। कौन सी आकृति 180 डिग्री घुमाने पर वैसे ही नजर आएगी? तीनों आकृतियां वर्ग, आयत और समबाहु त्रिभुज, इन तीनों को ही 180 डिग्री घुमाने पर यह वैसे ही नजर आएगी। किस आकृतियों में किसका परिमाप अधिक है? तो इसका परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 6 से 12, 12 से 18। तो परिमाप ज्यादा हो जाएगा आयत का। परिमाप ज्यादा हो जाएगा आयत का। अगला सवाल है कि परिमापों का योग क्या होगा इन दोनों आकृतियों में? तो यहाँ पर 16 और 6 6 12 और 4 16 यानी कि 32, पहला ऑप्शन। एक वर्गाकार बगीचे के 4 चक्कर लगाने पर 400 मीटर दूरी तय होती है, तो बगीचे की भुजा 4 चक्कर लगाने पर 400 मीटर, तो एक चक्कर में 100 मीटर, तो बगीचे की भुजा यानी कि 100 का चौथा भाग हो जाएगी 25 मीटर। 1 किलो एप्पल का मूल्य 70 रुपये, तो 7 किलो आलू का मूल्य 2 किलो एप्पल के बराबर है, तो 2 किलो एप्पल हो जाएंगे 140 के, और 7 किलो आलू 140 के हैं, तो 1 किलो आलू हो जाएंगे 20 रुपए के। अगला सवाल कि एक बस सुबह 8 AM पर रवाना होकर 6 घंटे बाद जोधपुर पहुंचती है, तो उसका टाइम क्या होगा? तो वो पहुंच जाएगी 2 PM पर। एक व्यक्ति उदयपुर से दिल्ली की बस में बैठकर 4 PM पर दिल्ली पहुंचता है। यदि बस ने दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे का समय लिया है, तो रवाना होने का टाइम जो है वो सुबह यानी कि 6 AM पर रवाना हुआ था। यदि मोहन 10 बजे प्रातः स्कूल जाकर वापस 4 बजे घर आता है, तो बताओ वह स्कूल में कितने टाइम रहा? तो 10 से 12 2 घंटे, और फिर 12 से 4 4, तो 4 और 2 हो गए 6। रेलवे घड़ी के अनुसार 17 बजने पर सामान्य घड़ी में समय हो जाएगा 5 PM। रात्रि 3 AM पर रेलवे घड़ी में टाइम होगा 3 AM ही होगा। राधा एक कमरे की सफाई 11 AM पर प्रारंभ करती है। यदि उसे पूरा करने में 5 घंटे लगते हैं, तो वह समय हो जाएगा 4 PM। घंटे की सुई, इसमें जो है वो है 2 और 3 के बीच में। मिनट की सुई 7 और 8 के बीच में। घड़ी में समय अभी हो रहा है 2:38। अगला सवाल है 15 सही 1/4 मिनट बराबर है 15 सही 1/4। इसे हम बदलते हैं अनुचित भिन्न में। तो 4 का गुणा 15 के साथ 60, प्लस अंश को जोड़ देंगे तो 60 + 1/4 यानी कि 61/4 मिनट। 61/4 मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 61/4
4 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो इसे हल कर देंगे। इसका हर एक लिख सकते हैं क्योंकि एक का भाग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 का भाग देंगे 60 में, चला जाएगा 15 बार। 61 को 15 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 छक्की 90 और 1 91, यानी कि 915 सेकंड। अगला सवाल, राम 5 मिनट में 500 मीटर चलता है, तो इसी गति से 8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 5 मिनट में 500 मीटर, तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 मिनट में 100 मीटर। तो 8 किलोमीटर में मीटर होते हैं 8000, तो उसे जो है 8 किलोमीटर तक जाने के लिए 80 मिनट लगेंगे, 80 मिनट। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। समय की सबसे छोटी इकाई है सेकंड। दोपहर के 3 बजे घंटे एवं मिनट के सुई के मध्य का कोण, 3 बजे जैसे घंटे या मिनट के सुई के मध्य का कोण जो है वो होता है 90 डिग्री। घंटे या मिनट के मध्य सुई के कोण जो बनेगा वो होगा समकोण। अगला सवाल है, दी गई आकृति का परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का माप। तो यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 23 और 5 28, तो परिमाप हो जाएगा 28। अगला सवाल, दी गई घड़ी के चित्र अनुसार 30 मिनट बाद समय क्या होगा। जैसे अभी इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो 30 मिनट बाद जो है टाइम हो जाएगा 3:45 मिनट, 3:45 मिनट। अगला है कि 48,767 में 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 7 इकाई के स्थान पे, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी कि 8 है 1000 के स्थान पर, तो 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुणा 1000 बराबर 8000। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है कि 7443 नहीं 7443, 74,434, 77,444, 78,000 नहीं 7,86,744 और 74,444 में सबसे छोटी संख्या है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 74,434, 74,434। अगला है 4321 में 3 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। 3 का स्थानीय मान 3 पर है, 3 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 100 यानी कि 300, और 2 है दहाई के स्थान पर, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 10 यानी कि 20। दोनों का अंतर 300 में से 20 घटाते हैं तो आ जाता है 280। अगला है कि 4321 में संख्या 3 और 2 के स्थानीय मान का योग, 3 सैकड़ा के स्थान पर, तो 3 का स्थानीय मान 300 और 2 दहाई के स्थान पर, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 10 यानी कि 20। तो जोड़ दोनों की हो जाएगी 320। अगला है कि 5,04,312 में 3 और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा इसमें 300 और 2 का स्थानीय मान 2 है इकाई के स्थान पर, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2,
तो 300 गुणा 2 हो जाएगा 600। अगला सवाल है कि 13 गुणा 12 में आधार है। 13 गुणा 12 में आधार जो है वो हो जाएगा 10। वैदिक विधि का सवाल है ये। 13 गुणा 12 में आधार हो जाएगा 10। अगला सवाल कि 12 गुणा 15 में निखिलन विधि में 12 का विचलन, 12 जो है वो 10 से 2 ज्यादा है, तो विचलन हो जाएगा 2। 13 गुणा 17 में निखिलम विधि में विचलन 13 10 प्लस 3 और 17 प्लस 10 प्लस 7, तो विचलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि संख्या है 9887। इसमें 9 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो 9 का भाजकता नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़िए। अगर उस संख्या के अंकों की जोड़ में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 9 और 8 17 और 8 25 और 7 32। 32 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 32 नहीं 36 में जाता है, तो 32 में 4 जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 36। तो शेषफल आपकी बच जाएगा यहाँ पर 4। अगला सवाल कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 का भाजकता नियम यह है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाए उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। अब 3 का भाजकता नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों की जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आती है, यानी कि 3 का अगर उस संख्या के अंकों के योग में भाग जाता है तो उस संख्या में भाग जाएगा। तो देखते हैं 3 1 4 और 2 6, ये 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 1 4 4 8, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 5 3 8 1 9, 3 का भाग जाता है। और 6 3 9 1 10, 3 का भाग नहीं जाता। तो 2 और 3 दोनों का भाग 132 में जाता है, इसलिए 132 6 से विभाजित होगी। अगला है निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है? तो अनुचित भिन्न वह होती है जिसका जो है अंश हर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर 1/4, 2/4 और ये 3/4, तो तीनों ही ये उचित भिन्न है। तो इनमें से कोई भी अनुचित भिन्न नहीं है। अगला सवाल, चित्र का मान क्या होगा? जैसे यहाँ पर कुल भाग कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर में तो आ जाएगा 8। उसमें से छायांकित भाग है 1 2 3 4, तो 4/8। तो इसका जवाब हो जाएगा, छायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी 4/8। 7/5 को मिश्र भिन्न में बदलो, यानी कि 5 का भाग दें 7 में तो एक बार जाएगा, 7 में 5 गया 2, तो शेषफल जो बचते हैं उसको हार में लिखते हैं और शेषफल को अंश में और भाजक को हर में, यानी कि 1 सही 2/5। वापस अपन अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 और 2 7/5, यानी कि 7/5 की मिश्र भिन्न हो जाएगी 1 सही 2/5। 3 सही 3/4 को अनुचित भिन्न में बदलो, तो 3 सही 3/4, 4 दिया 12, 12 और 3 15/4। संख्या रेखा देखकर चिन्हित जगह पर संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 और 5 में से तीसरे स्थान पर है, तो 1 सही 3/5। अगला सवाल,
2/3 का तुल्य भिन्न नहीं है, यानी कि इन भिन्नों का हम सरलतम रूप निकालेंगे। तो जिसका सरलतम रूप 2/3 नहीं होगा वह उसकी तुल्य भिन्न नहीं होगी। तो 22/33, दोनों में 11 का भाग जा रहा है, तो 11 से काटने पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि ये 2/3 है। अगला है 20/30, आंसर और में 10 का भाग जा रहा है, तो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। इसमें आंसर और में जो है भाग जा रहा है 2 का, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और इसमें आंसर और में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि यह भिन्न जो है वो 6/4, इसका सरलतम रूप आ रहा है 3/2, यानी कि यह 2/3 की तुल्य भिन्न नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इस सवाल का तीसरा ऑप्शन 6/4। अगला सवाल है कि इसका तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न क्या होगा? तो पहले इसकी भिन्न निकाल लेते हैं। टोटल कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल भाग तो है 9, उसमें से छायांकित भाग है 1 2 3 4 5, तो 5/9 इसमें से किसका सरलतम रूप है? तो जैसे यहाँ पर 10/18, आंसर और में 2 का भाग जा रहा है, तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ जाएगा, 18 में 2 का दिया तो 9 आ जाएगा। तो 5/9 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 10/18, पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, 1/4 को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी कि 1/4, 4 का भाग देना है 1 में, 4 का पहाड़ा 0 बार 0 बचा 1, दशमलव लगा के 0 उतार दें, तो 4 दूनी 8 बचा 2, दशमलव लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं, 4 पंजे 20, तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। 0.2 को भिन्न में लिखिए, यानी कि 0.2 को भिन्न में लिखना है, 0.2, तो दशमलव हटा करके दशमलव के बाद जितने अंक है, जैसे मान लो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम भाग दे देंगे 2 में 10 का। अगर ये होता 0.02 तो हम दशमलव हटा के इसका भिन्न रूप हो जाता 2/100, तो 0.2 का दशमलव भिन्न रूप हो जाएगा 2/10, 2/10। तो इसे वापस सरलतम रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार और 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार, यानी कि सरलतम रूप हो जाएगा 1/5। 85 डिग्री का कोण जो है 85, 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो होता है न्यून कोण। 0 डिग्री का कोण शून्य कोण कहलाता है, 90 डिग्री का समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण कहलाता है, 180 डिग्री का कोण सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है, जबकि 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। अधिक कोण का मान किसके मध्य नहीं होता? 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 90 से 270 के बीच में और 0 से 180 के बीच में। तो अधिक कोण का मान जो है 0 से 90 के बीच में नहीं होता, क्योंकि 0 से 90 के बीच में होता है न्यून कोण। इसका आंसर हो जाएगा 0 से 90 के बीच में अधिक कोण का मान नहीं होता। अगला सवाल है कि इस पैटर्न की अगली संख्या बताइए, यानी कि 2 4 6 8 10, हर बार 2 जुड़ रहा है, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो इस पैटर्न की अगली संख्या हो जाएगी 12। यह सवाल है 29 में 5 घटाए 24, 24 में से 5 घटाए 19, 19 में से 5 घटाने से मिल जाएंगे 14, और 14 में 5 गए तो आ जाएंगे 9, तो रिक्त स्थान में संख्या आ जाएगी
14। अगला सवाल है कि पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। तो इस पैटर्न की अगली आकृति जो है वो हो जाएगी, इस पैटर्न की अगली आकृति जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, श्रेणी 2 5 8, श्रेणी 2 5 8 11, यानी कि हर बार इसमें 3 जुड़ रहा है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। अगला सवाल है 125वां। इस पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। तो यह पैटर्न इधर घूम रहा है, फिर इधर, और अब हो जाएगी तीसरे नंबर वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। पैटर्न की अगली संख्या 3 और 4 7, 4 11, 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। पैटर्न की अगली दो संख्याओं का गुणनफल, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 में 2 जोड़ा 11, यानी कि अगली दो संख्याएं 9 और 11, इनका गुणनफल पूछा है। तो 11 9 में 99। पहला ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। 2 सही 1/2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो 2 सही 1/2, इसमें बदल देते हैं अनुचित भिन्न में। 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। ऐसे हल कर लेंगे। 5 गुणा 1000 यानी कि 5000/2, तो हो जाएगा 2500 मीटर। इसे यूं भी कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर में मीटर होते हैं 2500। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या कहलाती है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है तो वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला सवाल है कि इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये इसके सामने 14 और 5 19, इसके सामने ये 2, 19 और 2 21, इसके सामने ये 21 और 4 25, और इसके सामने ये 25 और 3 28। तो इसका जवाब हो जाएगा 28। 12 गुणा 9 सूत्र निखिलम विधि में विचलन। तो इनका आधार है 10, विचलन 12 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा -1। तो जवाब हो जाएगा चौथा। एक घंटा बनाने हेतु 2000 सेकंड में कितने सेकंड की और आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि एक घंटे में जो है सेकंड होते हैं 3600। ये ऐसे पता किया जैसे मान लो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक घंटे में हो जाएंगे 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड एक घंटे में होते हैं। 2000 सेकंड में और कितना जोड़ा जाएगा, तो वो हो जाएगा 1600। अगला सवाल है 2 सही 1/4 घंटे को सेकंड में बदलिए। तो 2 सही 1/4 को पहले अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब 9/4 घंटे, तो घंटे में सेकंड होते हैं 3600, बट्टे में 1 लिख दें। 4 का भाग दिया 3600 में, तो 900 बार आ गया। अब 900 गुणा 9 हो गया 8100। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 8100 सेकंड। ए और सी के बीच का अंतर, तो यहाँ पर ए जो है वो है 30 पर, और जबकि सी जो है वो है 40 पर। तो इसका जवाब हो जाएगा 40 - 30, यानी कि 10 का अंतर है।
तो ए और सी के मध्य का अंतर जो है 10 का है। अगला सवाल, 4 मिनट 38 सेकंड और 2 मिनट 40 सेकंड की जोड़ कितनी होगी? तो यहाँ पर मिनट फिर सेकंड, तो 4 मिनट 38 सेकंड फिर है 2 मिनट 40 सेकंड। तो इन्हें हम जोड़ते हैं, 8 3 और 4 हो गए 7, 4 और 2 6 मिनट। तो 6 मिनट 78 सेकंड तो होते हैं, लेकिन 78 में से 60 सेकंड इधर, यानी कि 1 मिनट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 7 मिनट और हो जाएंगे 18 सेकंड। 7 मिनट और 18 सेकंड। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, 1 घंटे में सबसे ज्यादा कौन बनाती है? तो 1 घंटे में सबसे ज्यादा कौन बनाती है? सेकंड की सुई। चित्र देखकर बताओ कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सुई को कितने घंटे लगेंगे? यहाँ पर ये घंटे की सुई है, फिर बड़ी वाली है मिनट की सुई। तो यह 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट जो है वो घंटे का चौथा भाग है, यानी कि 1/4 घंटा। 15 मिनट बटे 60, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 15/60 यानी कि 1/4 घंटा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, 1 सही 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलो। तो 1 सही 3/4, अनुचित घन 4 एकम 4 और 3 7/4, तो 7/4 किलोग्राम को ग्राम में, तो 7/4 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000 बट्टा 1, 4 का 1000 से 1000 में भाग दे दिया, आ गया 250। 250 गुणा 7 गुणा कर लेते हैं, 7 का 0 से 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 1750 ग्राम। अगला सवाल, सामान्य कमरे में फर्श और दीवार के मध्य का कोण कितना होता है? तो फर्श और दीवार के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री का, अर्थात समकोण। परिमापों का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यह 4 है, तो चारों कितनी होगी? 4 4 की। इसमें अगली आकृति जो है आयत, आयत में आमने सामने की बराबर होती है, तो ये 8 है, तो ये सामने वाले भी 8, और ये 12 है, तो ये 12। तो पहले इनका परिमाप निकालते हैं। परिमाप वर्ग का तो हो जाएगा 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। फिर आयत का 12 और 12 24, 8 और 8 16, 24 और 16 हो गया 40। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो 16 गुणा 4 हो गया 64, और गुणनफल आ जाएगा 640। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है कि परिमापों का अंतर कितना है? जैसे यहाँ पर वर्ग की भुजा दे रखी है 5, तो चारों भुजाएं 5 5 की होगी, और इसी तरह ये 8 की, और सामने वाली ये 10 की। तो इसका परिमाप हो गया 25, और इसका परिमाप हो जाएगा 10 और 10 20, 20 8 28 और 8 36। तो 36 में से 25 का अंतर 8 8 16, 16 और 20 36, 36 में से 25 घटाने पर आ जाएंगे 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप 11 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 11। तो अगला सवाल देखते हैं, जो कि इस तरह है कि यहाँ पर मिलान चिन्ह दे रखे हैं। सेब की संख्या है 5 5 10 और 2 12, संतरे हैं 5 और 4 9, आम है 5 और 5 10,
और 4 14, केला है 3, जबकि अनार है 5 और 2 7। सेब तथा संतरों में अंतर, सेब है 12 और संतरे हैं 9, तो इन दोनों में अंतर 12 में से 9 गया 3। केला तथा अनार का गुणनफल है, केला 3 है और अनार है 7, दोनों का गुणा 3 गुणा 7 21। केला सेब प्लस अनार, तो केला 3, सेब 12 और 3 15 और 7 22। 22 में से संतरे को घटा दें तो 22 में से 9 गए, 22 में से 9 घटाने पर आ जाएगा 13, तो इसका जवाब हो जाएगा 13। अगला सवाल है केला गुणा सेब प्लस अनार, तो केला है 3, सेब है 12, तो केला गुणा सेब यानी कि 3 गुणा 12 36 और अनार है 7, तो 36 और 7 हो जाएंगे 43। अगला सवाल केला तथा अनार के मान को भिन्न में व्यक्त करो। केला तथा अनार, तो केला है इसमें 3 और अनार है 7, तो इनका भिन्न में मान हो जाएगा 3/7, 3/7। आम तथा केला के अनुपात को मिश्र भिन्न में लिखो। आम तथा केला, तो आम है यहाँ पर 14, आम है 14 और केले हैं 3, तो 14/3, तो मिश्र भिन्न हो जाएगी 3 का 14 में भाग दें, 3 चौके 12, बचे 2, 2 बन जाएगा, अंश और भाजक है 3, यानी कि 4 सही 2/3, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर है 2 सेब, यानी कि सेब का 2 से गुणा, तो सेब है टोटल 12, 12 का 2 से गुणा हो जाएगा 24, प्लस संतरे, संतरे यहाँ पर है 9, तो 24 और 9 हो जाएंगे 33, तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा पहला। 2 केला प्लस 3 अनार, यानी कि केलों की संख्या है 3, तो 3 गुणा 2 प्लस अनार है 7, तो 7 गुणा 3, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 3, और यहाँ जो केले हैं वो हो जाएंगे, यहाँ 17 नहीं 7 लिखे हैं, यहाँ मिसप्रिंट है, तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 7, ये हो जाएगा मान। अगला सवाल 16 का चौथाई भाग, यानी कि 16 का चौथा भाग, तो 16 में 4 का भाग दे देते हैं, तो 16 का चौथाई भाग कितना आ जाएगा 4, तो 16 का चौथाई भाग 4। इसमें 3/4 भाग पूछा है, तो 3/4, 4 में से 3 भाग छायांकित हो जाएंगे इस तरह से, तो ये हो गया 3/4 भाग। 1/5 का तुल्य भिन्न है, 1/5 का तुल्य भिन्न, जैसे इस भिन्न का सरलतम रूप, आंसर और में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1/5 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 2/10। 12 किस संख्या का आधा है, तो 12 जो है वो 24 का आधा है। चित्र का छायांकित भाग, तो चित्र में 4 बराबर भाग किए हुए हैं, उसमें से 1 भाग छायांकित है, तो 1/4। ए एवं बी के मध्य 10 किलोमीटर दूरी और बी और सी के मध्य है 20 किलोमीटर दूरी, तो ए और सी के बीच में कितनी होगी, ए बी और सी, ए और बी के बीच में है 10, जबकि बी और सी के बीच में है 20, तो ए और सी के बीच की कुल दूरी हो जाएगी 10 और 20 30 किलोमीटर। अगला सवाल
निम्न सवालों के उत्तर दीजिए। बी और सी के मध्य की दूरी, ये रहा बी और ये सी, दोनों के बीच में दूरी है 10 की। जी और सी के मध्य, ये जी और ये है सी, तो जी और सी के मध्य 20 से 60 तक यानी कि 40 की दूरी है। सबसे अधिक दूरी किनके मध्य? सबसे अधिक दूरी है ए से जी के मध्य। यदि एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 50, तो 2 घंटे में हो जाएगा 100 किलोमीटर, और फिर आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में आ जाएगा 25, तो उत्तर आ जाएगा 125 किलोमीटर। दी गई घड़ी में समय है, तो यहाँ पर घंटे की सुई जो है वो हम देख रहे हैं 4 पर है और मिनट की सुई है 12 पर, तो इस घड़ी में है 4 बजे। वो AM भी हो सकता है और PM भी हो सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला सवाल, दी गई घड़ी में 3 घंटे बाद का समय क्या होगा? तो जैसे इस घड़ी में अभी 4 बज रहे हैं, तो 3 घंटे बाद 7 AM या 7 PM, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, डिजिटल घड़ी में 14 बज रहे हैं यानी कि 12 के बाद 13 फिर 14, तो वो समय हो जाएगा 2 PM। डिजिटल घड़ी में अगर 23 बज रहे हो तो 3 घंटे 15 मिनट बाद का समय क्या हो जाएगा? तो 23 बजे के बाद 1 घंटा और, तो वो हो जाता है 00 बजे, तो फिर 2 घंटे 15 मिनट और, तो बच जाएंगे 2:15 AM, इसका जवाब ये होगा। 2 AM से 4 घंटे पहले का समय, 4 घंटे पहले का समय वो हो जाएगा जो है रात के 10 बजे यानी कि 22 बजकर। अगला सवाल है कि एक बस उदयपुर जयपुर 9 घंटे में पहुंचती है। यदि बस 5 AM उदयपुर से रवाना होती है तो जयपुर कब पहुंचेगी? तो 5 और 7 12, और फिर जो है PM वाला टाइम 9 घंटे लेती है तो 2 घंटे और, तो 2 PM। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2 PM। अगला है 166 से 169 तक, आपको इस को देख के करना है। सवाल दिया हुआ है, पिता की उम्र है 32 वर्ष और पुत्र की है 10 वर्ष और पुत्री है 8 वर्ष की। तो हमें ये बताना है कि 2 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु का अंतर क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 34 का और पुत्र हो जाएगा 12 का, तो दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा 22 वर्ष का। पिता पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना है? अगला सवाल, तो 32 और 10 42 और 8 50, यानी कि योग आ गया 50 वर्ष। 3 वर्ष बाद पिता व पुत्री की आयु का अंतर, 3 वर्ष बाद पिता हो जाएंगे 35 वर्ष के और पुत्री हो जाएगी 8 और 3 11 वर्ष की, तो दोनों के बीच में अंतर जो है वो 33 - 24 यानी कि अंतर आ जाएगा 3 वर्ष बाद पिता एवं पुत्री की आयु का अंतर जो है वो आ जाएगा 24 वर्ष। 2 वर्ष पहले पुत्र यानी कि 2 वर्ष पहले पुत्र अभी 10 का है तो 2 वर्ष पहले 8 का, और पुत्री की आयु, तो पुत्री की 2 वर्ष पहले आयु अभी 8 की है तो पहले 6, तो दोनों की जोड़ जो है वो हो जाएगी 14 वर्ष। अगला सवाल, एक परिवार में कुल 5 बीघा जमीन है, 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, तो बताइए प्रत्येक को समान रूप से जमीन का बंटवारा करने पर कितनी जमीन मिलेगी? तो प्रत्येक को जो है वो 1-1 बीघा मिल जाएगी।
क्योंकि 5 बीघा है, 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, तो प्रत्येक को 1-1 बीघा जमीन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने एनएएस परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक के रूप में गणित के 170 प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।